गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम लोग एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। बेटा ठीक है। व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं। इट इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट अलाउ ए सेल टू सेल्फ डिग्रेड इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एलिमिनेट अनवांटेड एंड डिसफंक्शनल सेल्स। मतलब इसको हम क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं कि अगर एक सेल है, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ पूरी हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या है, वो डीजनरेट कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, इट इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। ये एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस है जो अलाउ करता है सेल को कि खुद ही तुम डीजनरेट हो जाओ, ताकि बॉडी से अनवांटेड या डिसफंक्शनल सेल को हम रिमूव कर सके। ठीक है, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस क्या होता है, जीन ऑफ द सेल विल फ्रैक्चर। जो जीन होता है सेल का वो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और पार्ट ऑफ द सेल, सेल का कुछ पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा स्मॉल एपेप्टोटिक बॉडीज के अंदर। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के दौरान क्या होता है, जो जीनोम होता है सेल का वो फ्रैक्चर हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है, और सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट, टूट जाएगा छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर। तो सेल क्या है, खत्म हो गया। ठीक है, बिटवीन 50 टू 70, बिटवीन 50 एंड 70 बिलियन सेल हर रोज हमारे अंदर मरते हैं ड्यू टू एपेप्टोसिस इन एवरेज ह्यूमन एडल्ट। एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर हर एक दिन 50 से 70 बिलियन सेल जो होते हैं वो मरते हैं। फॉर एन एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, तो चाइल्ड बिटवीन 8 टू 14, बच्चे जो 8 से 14 साल के बीच में होते हैं, उसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन से 30 बिलियन सेल जो होते हैं वो डेली मरते हैं। क्लियर है सबको व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस? यस सर, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस? मैम यस, आवाज आ रही है मेरी? Then this is the diagram for apoptosis. This is the normal cell. सेल के अंदर की जो जीनोम है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगे। क्रोमेटिन, जो जीनोम मतलब क्या है, जीन्स। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम पे, उसी पे जीन्स है। वो क्या होता है, कंडेंस होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और सेल क्या करेगा, आपका श्रिंक होने लग जाएगा। देन मेम्ब्रेन ब्लैबलिंग होगी। मेम्ब्रेन ब्लैबलिंग मतलब मेम्ब्रेन जो है और सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। कंटिन्यू ब्लैबलिंग होगी, कंटिन्यू सिकुड़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें एपेप्टोटिक बॉडीज बनेगी, एपेप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी टूट जाएगी और सेल बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गया। क्लियर है सभी को? यस, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है?
मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? मैम। यस मैम। नाउ व्हाट इज दिस हिस्ट्री की किसने हेपेप्टोटिक को सबसे पहले देखा, कैसे, क्या? जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ड वोग्ड। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एपेप्टोसिस 1842 के अंदर सबसे पहले इन्होंने एपेप्टोसिस के प्रिंसिपल के बारे में बताया। फिर 1845 के अंदर एक एनाटोमिस्ट थे वेल्डर फ्लेमिंग डिलीवर्ड अ मोर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। तो इन दोनों ने सबसे पहले क्या किया था? एपोप्टोसिस के बारे में बताया था। देन कैर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसीव किया था द पॉल एनलिच एंड लुडविक डर्मस्टीटर प्राइज ऑन मार्च 14 2000। ठीक है, फॉर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एपोप्टोसिस। मतलब इन साइंटिस्ट ने और भी ज्यादा डिस्क्राइब डिटेल के बारे में एपोप्टोसिस के बारे में बताया। ही शेयर द प्राइज विद बोस्टन बायोलॉजिस्ट। उन्होंने अपना प्राइज किसके साथ शेयर किया? बोस्टन के अंदर एक बायोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट हॉर्विट्ज के साथ। क्लियर है? तो इन तीन चार साइंटिस्ट ने मिलकर एपोप्टोसिस के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब किया। नाउ ही इज द वेल्डर फ्लेमिंग जिन्होंने 1845 के अंदर प्रोसेस ऑफ सेल डेथ बताया एंड ही इज द 2002 Nobel Prize in Medicine was awarded to Sidney Brenner, Horwitz and John E. Sultan for their work in identifying genes that control the एपोप्टोसिस। क्योंकि सिर्फ प्रोसेस देखने से कुछ नहीं होता बेटा, सारा डिटेल पता होना चाहिए ना। क्योंकि हमारी एक एक चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जीन को आइडेंटिफाई किया किसके अंदर? निमेटोड्स के अंदर, सी एलिगेंस के अंदर, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दस दीज जीन्स functions in human for apoptosis। उन्होंने क्या किया भाई? ह्यूमंस पे तो डायरेक्टली स्टडी कर नहीं सकते ना, एनिमल्स पे स्टडी करा, सी एलिगेंस पे किया, निमेटोड सी एलिगेंस पे किया और देखा भाई एपोप्टोसिस के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने देखा ह्यूमन के अंदर भी सेम जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस हैज सिंस बीन रिकॉग्नाइज्ड। एपोप्टोसिस जो है वो अभी तक यस मैम। रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है एज अ डिस्टिंक्टिव एंड इम्पोर्टेंट मोड ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है एज अ डिस्टिंक्टिव एंड इम्पोर्टेंट मोड ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें इन्वॉल्व होता है जेनेटिकली डिटरमाइन एलिमिनेशन ऑफ सेल। जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मैंने अभी बताया था ना, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यस। सभी को? यस मैम। एपोप्टोसिस क्या होता है? जरूरी होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस करने के लिए होम्योस्टेसिस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एक बात बताओ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल बने जा रहे बने जा रहे बने जा रहे हैं, मल्टी सेलुलर उसको बना दिया। ठीक है जी, सेल बन गए, मल्टी सेलुलर बन गया। अब तुम ये बताओ कि अगर उसके अंदर पुराने सेल नहीं मरेंगे और नए सेल नहीं बनेंगे, नए सेल बनते जा रहे पुराने सेल नहीं मरेंगे, तो वो सेल एक्यूमुलेट होता रहेगा, है ना? तो फिर क्या होगा उसका, सोचो। इसीलिए पुराने सेल की डेथ होनी बहुत जरूरी है, तभी तो नए सेल बनाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आरबीसी है, उसकी लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज होती है, उसके बाद वो खुद ही जाके मर जाता है ना? ठीक है, तो इन ह्यूमन फॉर एग्जांपल रेट ऑफ सेल ग्रोथ एंड रेट ऑफ सेल डेथ इज बैलेंस। होम्योस्टेसिस होना जरूरी है। अगर होम्योस्टेसिस नहीं होगा, एक्युमुलेट होते रहेंगे वही पुराने सेल,
और नए बनने में प्रॉब्लम होगी और नए भी बनते रहे तो फिर बॉडी कहाँ जाएगी। तो ठीक है, द रेट ऑफ सेल डेथ एंड सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ इज बैलेंस्ड टू मेंटेन द वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। क्या होता है, सेल डेथ क्या हेल्प करती है, स्कल्प्ट बॉडी शेप बनाने में हेल्प करती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटल डेवलपमेंट होने के दौरान भी एपोप्टोसिस होता है जो कि बॉडी को शेप देने में हेल्प करती है। एंड मेकिंग द राइट न्यूरोनल कनेक्शन, और क्या करते हैं वो, करेक्ट न्यूरोनल कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू होम्योस्टेसिस मेनली डिपेंड करता है बैलेंस बिटवीन सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डेथ। ऑब्वियसली बात है, जितना बनेगा उतना, मतलब बनने और मरने पे डिपेंड करता है होम्योस्टेसिस जो है टिश्यू, है ना। प्रोग्राम से और एपोप्टोसिस इज एन इंट्रिंसिक डेथ प्रोग्राम दैट अकर्स इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल सिचुएशंस। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है। प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस क्या है, इंट्रिंसिक डेथ प्रोग्राम है जो किसमें होता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल सिचुएशंस के अंदर होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं आप इसे, अपने आप को खुद ही मारने जा रहा है। प्रोग्राम सेल डेथ इसलिए बोलते हैं कि प्रोग्राम्ड होती है ये जो सेल की डेथ है ना। तो एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एंड होम्योस्टेसिस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के होम्योस्टेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, एपोप्टोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बहुत सारी डिजीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज डिसऑर्डर। समझ में आया, समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ सेल डेथ दो तरीके से होती है, नेक्रोसिस से भी होती है और एपोप्टोसिस से। ठीक है, नेक्रोसिस क्या है, अगर हमारे सेल को इंजरी हो जाती है उसकी वजह से सेल डेथ हो, दैट इज नेक्रोसिस। एंड एपोप्टोसिस क्या होता है, डेथ बाय सुसाइड, खुद ही मर रहा है सेल। ठीक है, एपोप्टोसिस है नेक्रोसिस दोनों के अंदर ही डेथ हो रही है सेल की, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है बेटा। एपोप्टोसिस के प्रोग्राम सेल डेथ है कि एक टाइम बाद उस सेल को मरना ही मरना है, लेकिन नेक्रोसिस क्या है, तुम्हारा अभी हेल्दी सेल है लेकिन किसी इंजरी की वजह से वो खराब हो गया, मर गया, दैट इज नेक्रोसिस। तो दोनों के अंदर ही सेल की डेथ होती है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, एपोप्टोसिस होगा तो उसके अंदर से वाटर निकलेगा, वो श्रिंक होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, सेल बबलिंग होगी और छोटे छोटे पार्ट के अंदर टूट जाएगा। फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैगोसिटाइज कर लेंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे, वो उनको खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। नॉर्मल सेल है जिसके अंदर पानी भर गया, कॉम्प्रोमाइज मेम्ब्रेन, सेल स्वेल हो गया, स्वेल होने की वजह से सेल लाइस हो गया, फट गया, उसके अंदर के कंपोनेंट बाहर निकल गए, फिजिकल ट्रॉमा हो गया उसको, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस हो गई, लाइटिक वायरल इन्फेक्शन हो गया, दीज आर द नेक्रोसिस। उसमें से अपने आप पानी नहीं मिला, सपोज करो उसके अंदर पानी भर गया जिसकी वजह से सेल फट गया। ठीक है, अब आप लोग पहले एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के भी डिफरेंस लिख लीजिए। देखिए, फंक्शनल एपोप्टोसिस लिखिए पहले, फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ठीक है, देन नेक्रोसिस लिखिए, एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। एपोप्टोसिस लिखिए,
पहले लिख लीजिए फिजियोलॉजिकल सेल डेथ और नेक्रोसिस लिखिए पैथोलॉजिकल सेल डेथ। ठीक है, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या है? फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल डेथ है। एपोप्टोसिस लिखिए फिजियोलॉजिकल सेल डेथ, नेक्रोसिस लिखिए पैथोलॉजिकल सेल डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस लिखिए फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल, नेक्रोसिस लिखिए एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ठीक है, देन लिखिए एपोप्टोसिस occurs physiological conditions, apoptosis occurs under physiological conditions, necrosis लिखिए seen under pathological conditions, seen under pathological conditions। ठीक है, एपोप्टोसिस में लिखिए एनर्जी ब्रैकेट में एटीपी डिपेंडेंट, नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्रोसिस में क्या होता है? नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। देन एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम इट्स नेबर्स, सेल श्रिंक कर जाता है और पुल अवे फ्रॉम इट्स नेबर। देन नेक्रोसिस में लिखे सेल स्वेलिंग इन अ डिफाइनिंग फीचर, सेल स्वेलिंग इन अ डिफाइनिंग फीचर्स। देन लिखे एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस रप्चर्स, न्यूक्लियस रप्चर। नेक्रोसिस में लिखिए एंटायर सेल बलून्स एंड रप्चर, एंटायर सेल बलून्स एंड रप्चर्स। देन एपोप्टोसिस में लिखिए इंड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई, induced by physiological stimuli bracket में lack of growth factor, comma changes in hormonal environment, changes in hormonal environment। ठीक है, then necrosis में लिखिए induced by non physiological disturbance, ischemia comma metabolic poison, ischemia comma metabolic poison। Then apoptosis में लिखिए no inflammation follows apoptosis, no inflammation follows apoptosis। नेक्रोसिस में लिखिए नेक्रोसिस इज फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं आपको समझाती हूँ। लिख लिया सभी ने? पहले लिख लीजिए। लिख लिया बेटा सभी ने?
Yes, ma'am. ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या है? फंक्शनल फॉर्म है सेल डेथ की। लेकिन नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल फॉर्म है। मैंने अभी बताया था ना, इसलिए इसको पैथोलॉजिकल बोला है, इसको फिजियोलॉजिकल बोला है। इट अकर्स अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन और ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। अब ये जो होता है एपोप्टोसिस होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, और नेक्रोसिस में कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है, इसलिए एनर्जी एटीपी तो इसको चाहिए ही होती है। देन सेल श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम इट्स नेबर। सेल श्रिंक हो जाता है और जो आसपास के सेल्स हैं उनके थ्रू पुल अवे हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, इसमें स्वेल होता है इन डिफाइनिंग फीचर। देन न्यूक्लियस रप्चर करता है इसमें। इसमें एंटायर सेल जो होता है बैलून की तरह फूल जाता है और रप्चर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर उसको नहीं मिल, कोई हार्मोनल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से होगा आपका क्या? एपोप्टोसिस। लेकिन नेक्रोसिस किस वजह से होगा? नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगा, लाइटिक वायरस की वजह से होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक पॉइजन, इस्चीमिया, इन सब कारणों की वजह से होता है आपका नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस है बेटा कोई भी इन्फ्लेमेशन, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर नेक्रोसिस होने के बाद इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि वो इंजरी की वजह से होता है ना, सेल डेथ, इसलिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में डिफरेंस, क्योंकि पेपर के अंदर आ सकता है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के अंदर डिफरेंस। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. अब एपोप्टोसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? एपोप्टोसिस इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, रिजॉर्प्शन ऑफ टेडपोल टेल, टेडपोल की टेल को बनाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ फिंगर एंड टो इन फीटस, फीटस के अंदर उंगलियां और टो बनाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, इन सब के लिए एपोप्टोसिस की जरूरत पड़ती है। एपोप्टोसिस इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय सेल, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती है और सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि सेल अगर किसी हमारी बॉडी में कोई वायरस चला गया, सेल इन्फेक्ट हो गया, सेल खराब हो गया, तो उसको मारने के लिए एपोप्टोसिस अपने आप हो जाएगी। उसके बाद किसी सेल का डीएनए डैमेज है, उसे खत्म करने के लिए एपोप्टोसिस होगी। फिर कैंसरस सेल है, उसे खत्म करने के लिए एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होती है, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी चाहिए होती है। ठीक, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन ड्यू टू लैक ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस नहीं हुआ जिसकी वजह से ये देखो उंगलियां जुड़ी हुई है ना। होता क्या होगा ना बेटा, जब ये एक साथ बनते होंगे ना, तो बीच के सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस करके एक प्रॉपर शेप देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? जैसे मान लो फीटस के अंदर उंगलियां बनी, एक साथ बन गई वो सारी, अब बीच में गैप भी तो होना जरूरी है, तो बीच के सेल एपोप्टोसिस करके एक प्रॉपर शेप देते हैं, उंगलियां बनाते हैं प्रॉपर। समझ में आ रहा है अब मैं क्या कह रही हूँ? यस और नो? यस और नो? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes, ma'am. तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? रीजन क्या होते हैं एपोप्टोसिस के? विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल का विड्रॉल होना, विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स। एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर्स फॉर न्यूरॉन्स, इंटरल्यूकेंस 2, इन सब का विड्रॉल, उसकी वजह से एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाता है। रिसीप्ट ऑफ नेगेटिव सिग्नल्स,
नेगेटिव सिग्नल आने की वजह से, जैसे इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीडेंट विद इन द सेल, सेल के अंदर ऑक्सीडेंट के लेवल का बढ़, फिर डैमेज टू डीएनए बाय ऑक्सीडेंट, डीएनए का डैमेज होना हो जाना ऑक्सीडेंट्स की वजह से। डेथ एक्टिवेटर्स जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा 1, लिम्फोटॉक्सिन, फास्ट लिगेंड्स, इन सब का एक्टिवेट होना, या फिर डैमेज होना डीएनए का ऑक्सीडेंट की वजह से, ऑक्सीडेंट के लेवल का बढ़ना। तो ये सब नेगेटिव चीजें हैं, इनका इंक्रीज होना, और पॉजिटिव चीजों का कम होना। ठीक है, जैसे ग्रोथ फैक्टर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड इंटरल्यूकिन 2। ठीक है, इंड्यूसर ऑफ एपेप्टोसिस। तो अब ये एपेप्टोसिस को कौन स्टार्ट करता है? उनको कैंसरस जीन्स, टीएनएफ फैमिली, ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल होना, कैल्शियम ज्यादा हो जाना, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, न्यूट्रिएंट की कमी होना हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स की वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से, गामा रेडिएशन की वजह से, इन सब की वजह से एपेप्टोसिस स्टार्ट होता है। ये सब एक तरीके से कह लो स्टिमुलर है, इंड्यूसर है एपेप्टोसिस के लिए। एपेप्टोसिस इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एपोप्टोसिस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में 1 लाख सेल प्रोड्यूस होते हैं हर सेकंड बाय माइटोसिस, और उतने ही मरते हैं एपोप्टोसिस की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, एपोप्टोसिस नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने उंगलियों का एग्जांपल बताया था, पीछे पिक्चर के अंदर शो हो रहा था। डेवलपमेंट में इम्यून सिस्टम्स, मैचुरेशन, मॉर्फोजेनेसिस, न्यूरल डेवलपमेंट, इन सब के अंदर इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए क्या डेवलप करने में? इम्यून सिस्टम मैचुरेशन, मॉर्फोजेनेसिस, न्यूरल डेवलपमेंट। इन सब में एडल्ट के अंदर क्या होता है? इम्यून प्रिविलेज, डीएनए डैमेज, बॉन्ड रिपेयर, इन सब के अंदर एपोप्टोसिस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एपोप्टोसिस होता ही है। एक्सेस एपोप्टोसिस से क्या होता है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है, न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि एपोप्टोसिस क्या करता है? न्यूरॉन से न्यूरॉन का लिंक बनाता है, पढ़ा था ना ये हमने न्यूरॉन्स के रिस्पेक्ट में। और डेफिशिएंसी होती है अगर एपोप्टोसिस की, तो क्या हो जाएगा? सेल के अंदर कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी भी टाइम ऐसा नहीं प्रॉपर कैंसर ही बनता है। कभी कोई सेल जो है अनकंट्रोल्ड हो गया, तो उसको वहीं की वहीं एपोप्टोसिस खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो कैंसर हो सकता है और ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए भी तो वो ऊपर देखो इम्यून सिस्टम लिखा है ना, हेल्प करता है। ठीक है, फिर है कैस्पेसिस। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं ऑटो एपोप्टोसिस के पाथवे को। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो पाथवे होते हैं बेटे एपोप्टोसिस के। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दो पाथवे होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब डेथ लिगेंड्स डेथ रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे। इनिशिएटर कैस्पेट 8। चलो पहले कैस्पेट थोड़ा सा होता है क्या ये बताती हूँ। कैस्पेज इज स्टैंड फॉर सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। सी से सिस्टीन, ASPA एस्पार्टेट, S से स्पेसिफिक, प्रोटीएज ASE देख रहे हो, जो ज्यादा बोल्ड हो रहा है वो ही ऊपर मिलके कैस्पेजेस बना रहा है। तो ये क्या है? हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट। जिन सबस्ट्रेट के अंदर एस्पार्टिक एसिड या सिस्टीन का यूज होता है और कैटालाइजिंग द पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, उनके अंदर ये स्पेसिफिक बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है। सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर एज अ प्रिकर्सर प्रोकैस्पेस के नाम से। फिर कैस्पेसिस मेजर एग्जीक्यूशंस है एपोप्टोसिस के अंदर यूज होता है बेटा ये। चलो इसका रोल एपोप्टोसिस में पढ़ लेते हैं, इसका रोल पढ़ लेते हैं एपोप्टोसिस में। कट ऑफ कांटेक्ट विद
सराउंडिंग सेल के साथ कांटेक्ट को खत्म कर देता है। रीऑर्गेनाइज साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज करता है। शट डाउन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, जो सेल जिसकी एपोप्टोसिस होनी है उसका डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर को शट डाउन करता है। इंटरप्ट स्प्लाइसिंग को इंटरप्ट करता है। डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्ट करता है न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को। इंड्यूस करता है सेल को कि वो डिस्प्ले करे सिग्नल्स, मार्किंग इट फॉर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इंड्यूस करता है सेल को कि वो क्या करे, डिस्प्ले करे सिग्नल्स को, जो क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो एपोप्टोटिक बॉडी बन गई उसे खाने के लिए, और डिसइंटीग्रेट सेल को करे एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो सारा ही काम कैस्पेस करवा रहे हैं एपोप्टोसिस का। अब दो तरीके के पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। डेथ लिगेंड्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं। इनिशिएटर कैस्पेज 8 स्टार्ट होता है, ठीक है, और इफेक्टर कैस्पेज 3 के अंदर कन्वर्ट होता है, देन प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। इंट्रिंसिक जो अंदर का पाथवे होता है उसमें क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, p53 नाम का जीन होता है, ठीक है, वो बनेगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी जो है उसके ऊपर एक्ट करेंगे। देन कैस्पेड 9 इनिशिएट होगी, वो 3 के अंदर 3 को इफेक्टर 3 बनाएगी, इफेक्टर कैस्पेड 3 बनेगी, देन प्रोग्राम सेल डेथ होगी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। आप पहले ये डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में। ओनली पाथवे वाला? हाँ, ये जो अभी चल रहा है ना, इसे बनाइए। ओके ओके। बनाइए जल्दी से। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, ये सीधा सीधा एरो है, फिर दोनों से कैस्पेड 9 और 8 से एरो जा रहा है 3 की तरफ, और फिर सीधा जा रहा है पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ। बना लिया? यस मैम बताइए। बनाइए जल्दी। पीसीडी को लिख लेना, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, PROGRAMMED।
बना लिया सभी ने? ये एरो ध्यान देन इफेक्टर 3 पे, देन पीसीडी पे। बना लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि डेथ लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड हमेशा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। डेथ रिसेप्टर से बाइंड करके वो क्या करते हैं, इनिशियल कैस्पेड 8, इनिशिएटर कैस्पेड 8 बनाते हैं, देन वो इफेक्टर कैस्पेड 3 में कन्वर्ट होता है, मतलब वो इफेक्टिव होगा। अब फिर कैस्पेड सारी सीरीज होगी और प्रोग्राम सेल डेथ होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे मतलब अंदर का पाथवे। सेल के अंदर के पाथवे में क्या होता है, डीएनए सेल का डैमेज हो जाता है, p53 नाम का जीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी पे एक्ट करेंगे। उसके बाद इनिशिएटर 9 कैस्पेड स्टार्ट होगा और वो इफेक्टर 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? मैम कौन होता है? क्या कह रहे हो बेटा? मैम कौन सा जीन होता है? p53। ओके मैम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्लिक p53 लिखा, साइटोक्रोम सी है, डीएनए डैमेज एंड p53 लिखा है ना। क्लियर है सबको? यस मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस, मतलब क्या होता है और उसका पार्ट है, मतलब एक आउटलाइन है अबाउट एपोप्टोसिस। इन अवर नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा और डिटेलेशन पढ़ेंगे एंड नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके,